बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं आपका ज़ूलॉजी टीचर कारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले ज़ूलॉजी का जो बाकायदा तौर पर एनिमल डाइवर्सिटी का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था, उसमें से फाइलम प्रोटोज़ोआ की जनरल करैक्टरिस्टिक्स को हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हुए आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि प्रोटोजोन के अंदर जो बॉडी का इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको कैसे मेंटेन रखा जाता है, होम्योस्टेसिस का यानी प्रोसेस कैसे होता है। हम आज इसकी डिटेल में जाएंगे। आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रोटिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं। प्रोटिस्ट, यहां तक आपको इससे पता चल जाएगा। प्रोटिस्ट और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी प्रोटिस्ट्स की स्टडी करने को प्रोटिस्टोलॉजी बोलते हैं। और प्रोटोजोलॉजिस्ट्स, इस टर्म का मतलब ये है कि वो जोलॉजिस्ट जो में स्पेशलाइज करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं या स्पेशलाइज स्टडी करते हैं प्रोटोजोन्स की, उनको प्रोटोजोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने लिखा, यूनिकनेस क्या है इस फाइलम प्रोटोजोआ की, पहचान क्या है, कैसे पहचानते हैं और यूनिक कैरेक्टर्स इसके क्या है। इससे पहले मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहाँ लिंक करना पिछले लेक्चर के साथ जरूरी था, इसलिए मैंने ये लिख दी। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की एब्सेंस जो है वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है फाइलम प्रोटोजोआ की। इसके अलावा लैक कोलेजन फाइबर्स जो है उनकी मौजूदगी इसमें नहीं है, क्योंकि इसका जो स्केलेटल सिस्टम है वो कम्प्लेक्स किस्म का नहीं है। इस वजह से कोलेजन जो है वो यहाँ एब्सेंट है। इसके बाद इसकी पहचान ये है कि एट लीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल मोटाइल, इसकी जो लाइफ स्टेजेस हैं उसमें कम से कम एक स्टेज ऐसी होती है जो मोटाइल होती है, और जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये करैक्टर, ये यूनिकनेस प्रोटोजोआ की है। आगे होम्योस्टेसिस को प्रोटोजोन कैसे मेंटेन रखते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल जो इनका एनवायरनमेंट है उसको कैसे मेंटेन रखते हैं एज रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कैसे रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनेलीज का। आपको मालूम है ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। हमारे सेल के अंदर वो हिस्से जो बाकायदा तौर पर सेल का कोई ना कोई फंक्शन सर अंजाम देते हों, उनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सिंपल सी बात यह है ऑर्गेनेलीज के मुतालिक। हमने शुरू में कहा था कि ये हमारे जो फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि जब यूकैरियोट्स हैं तो जाहिर बात है इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, और बाकी ऑर्गेनेलीज जिस तरह दूसरे यूकैरियोट्स में होते हैं, यहाँ भी इसके अंदर जो है ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। यानी दूसरे जो यूकैरियोट्स हैं उन्हीं की तरह इसके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। इसलिए हमने लिखा है सिमिलर टू द अदर यूकैरियोट्स। जो हमारे अदर यूकैरियोट्स हैं उनकी तरह ही इसके अंदर जो है हमारे पास ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। इसके बाद हमने ये कहा कि लेकिन सम ऑर्गेनेलीज, कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द यूनिसेलुलर लाइफस्टाइल, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और इनका लाइफस्टाइल, इनका हैबिटेट, इनका तर्ज जिंदगी दूसरों से थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसलिए कुछ खास फंक्शनिंग सर अंजाम देते हैं ऑर्गेनेलीज। जो यूनिसेलुलर वाले होते हैं ऑर्गेनेलीज वो थोड़े से दूसरों से मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास जो है फूड वैक्यूल्स की बात कर लें। पहले वो फूड वैक्यूल का किरदार अदा करते हैं,
फिर जब खुराक डाइजेस्ट हो जाती है तो उसके बाद वो इजेशन का किरदार अदा करते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, वो पहले दूसरों से मिलकर बड़े वैक्यूल्स की सूरत इख्तियार करते हैं, फिर वो बाद में उनका स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। लिहाजा ये ऑर्गेनेलीज जो हैं दूसरों से इसके लाइफस्टाइल की वजह से मुख्तलिफ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेलिकल क्या है। पेलिकल को बताने से पहले आपको यहाँ कुछ ऑर्गेनेलीज बता देता हूँ। आपके पास ये डायग्राम है, टिपिकल डायग्राम ऑफ प्रोटोजोआ है। ये आपके पास गोल्गी अपरेटस है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये ब्लू कलर का, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा ये देखिए, ये आपके पास फूड वैक्यूल्स हैं, ये लाइसोसोम है, और इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये फ्री राइबोसोम्स हैं। अब हम पेलिकल को डिस्कस करते हैं। पेलिकल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है जो कि बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम में ये पोर्शन जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, ये जो आउटर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो आपको ये वाली लेयर नजर आ रही है, ये अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट्स है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये पेलिकल का है। ये दूसरे नंबर पर जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही है ये पेलिकल है। मैंने इसको यहाँ पर जो है ये देखें, ये लेबल करके लिख दिया कि ये जो ब्लैक कलर की ये लेयर है ये पेलिकल है। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये रिजिड भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, दोनों तरह की होती है। यानी कुछ हद तक ये रिजिड होती है और फ्लेक्सिबल होती है कुछ हद तक। और ये इसका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे इस प्रोटोजोन के सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। अगर ये रिजिड हो जाए तो फिर भी सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, अगर बिल्कुल ये फ्लेक्सिबल हो जाए तो फिर भी सेल की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है ये। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसको फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों खसूसियात अता की हैं ताकि इस प्रोटोजोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सके। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है साइटोप्लाज्म। हमारे पेलिकल के बाद जो अंदर का सारा हिस्सा है जिसमें ऑर्गेनेलीज भी मौजूद हैं, ये सारे का सारा पोर्शन लिक्विड जो है अंदर का प्रोटोजोन का, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये हमारे प्रोटोजोन में दो तरह का होता है। एक होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोज ये ग्रीक जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है आउटर, और इसके अलावा हमने एंडोप्लाज्म जिसको कहा, एंडोज का मतलब इनसाइड, यानी आउटर हुआ एक्टोप्लाज्म और इनर हुआ इनसाइड जो है वो एंडोप्लाज्म। इन दोनों की बनावट में फर्क होता है। हमारे पास जो एक्टोप्लाज्म है ये देखिए, ये क्लियर होता है और थोड़ा सा फिल्म होता है, मजबूत होता है और क्लियर होता है। एंडोप्लाज्म की अगर बात की जाए तो इसके अलावा एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के इस स्ट्रक्चर से जो है हमारे प्रोटोजोन सेल को लोकोमोशन में मदद मिलती है। हम आगे जाकर इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सी लोकोमोशन में इसके एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म शामिल होते हैं। एंडोप्लाज्म के बारे में बता रहा था कि ये ग्रेनुलर होता है और इसके अंदर ज्यादा फ्लूइड होता है। ये थे हमारे साइटोप्लाज्म के बारे में। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे चलते हैं टॉनिसिटी। सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है? टॉनिसिटी दो तरह से हो सकती है, यानी प्रोटोजोन या तो मेरीन में होंगे या फिर मेरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में, ये दोनों हालतें हो सकती हैं। तो टॉनिसिटी को हम तस्वुर तब करेंगे
आइसोटोनिक जब हमारा प्रोटोजोन मैरीन में होगा, मैरीन एनवायरनमेंट में जब प्रोटोजोन होगा तब ये आइसोटोनिक होगा। इसके इंटरनल सोल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल टू द आउटर इन्वायरमेंट, यानी मैरीन के आउटर इन्वायरमेंट के जो हमारा सोल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन और हमारे प्रोटोजोन के सेल के अंदर की जो सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी। इस हालत को हम आइसोटोनिक बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हमारा प्रोटोजोन फ्रेश वाटर में होगा तो फ्रेश वाटर की हालत क्या होगी? इस वक्त इस जो टॉनिसिटी है वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक होने से क्या मुराद है कि हमारे जो प्रोटोजोन के इंटरनल सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी और की वजह से क्या होगा? वाटर एंट्री बाय ऑस्मोसिस की एंट्री होगी ऑस्मोसिस के जरिए ड्यू टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के अंदर जो हायर कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, इस वजह से पानी अंदर एंटर होगा। इसके जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा H2O रिमूव्ड बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। ये देखें, आपके पास ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्ट्रक्चर मौजूद है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए जो हमारा ज्यादा पानी होगा उसको निकाल दिया जाएगा। एक्सपल्जन भी इसको बोलते हैं हम। वैक्यूल की टाइप्स होती हैं। वैक्यूल की 2 टाइप्स हो सकती हैं हमारे प्रोटोजोन के अंदर। एक तो वो होती हैं जो कुछ वक्त के लिए छोटे छोटे वैक्यूल मिलते हैं और बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल बना देते हैं। ये होती हैं आरसी, टेम्परेरीली होती हैं, यानी यूनाइटिंग स्मॉलर वैक्यूल्स जब छोटे वैक्यूल्स आपस में। और दूसरी कंडीशन होती है कि हैं जिनके अंदर परमानेंट ऑर्गेनेलिस की सूरत में वैक्यूल मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने दिखाया वैक्यूल है जिनके अंदर परमानेंट होंगे इस तरह के कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। उनकी क्या खसूसियत होगी देखते हैं। ये जो परमानेंट कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है इससे निकलने वाली चंद एक ट्यूब्यूल्स होंगी, ये आपको बाहर निकलती हुई रेडिएटिंग माइक्रो ट्यूब्यूल्स या रेडिएटिंग ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रही हैं। ये इसी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकलती हुई, जिनको मैंने यहां लिखा कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं जो कि रेडिएट कर रही हैं किससे? हमारे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से। ये देखें, ये भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये भी कलेक्टिंग, ये भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। अब इनका काम क्या होता है? ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है, जो ही पानी की एंट्री होती है यहां से, तो ये एंटर होने के बाद पानी को लेकर रेडिएटिंग ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हैं पानी को पूरे साइटोप्लाज्म में भर देती हैं। ये इनका काम है। इसके अलावा हमारे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को जब खाली करने की जरूरत पड़ती है तो यहां पर खास किस्म के कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं जो कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को खाली करने में मदद देते हैं। एक्स्ट्रा वाटर यहां से निकाला जाता है। ये हमारे पास था वैक्यूल और उसकी टाइप्स। 2 तरह के वैक्यूल थे। एक जो कुछ प्रोटोजोन्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलकर बड़े वैक्यूल बना देते हैं, और एक वो जो परमानेंट सूरत में होते हैं। जो परमानेंट सूरत में उनके पास रेडिएटिंग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं और इनका काम ये है, जो ही ये पानी से भर जाती हैं तो ये साइटोप्लाज्म को पानी प्रोवाइड कर देती हैं। ये हमारे पास वैक्यूल की टाइप्स थी। आगे बढ़ते हैं हम कि हमारे प्रोटोजोन में फीडिंग किस तरह से होती है, ये खुराक किस तरह से लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर किस तरह ले जाते हैं। सबसे पहली बात कि एक तरीका ये होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। दूसरी बात हमने कहा इंजेस्टिंग होल
बाज़-औक़ात ये होता है कि ये अपने न्यूट्रिएंट को या अपने प्री को एज अ होल मुंह में लेकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देते हैं अंदर, तो लिहाजा इसको इंजेस्टिंग होल एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कहा जाता है। यानी इनके अंदर एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिससे ये अपने न्यूट्रिएंट्स को या अपनी खुराक को निगलने की सूरत में अंदर ले जाते हैं। ये दूसरा तरीका हुआ हमारे पास फीडिंग का। इसके बाद हम देखते हैं कि फीडिंग के लिए कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर भी है जिससे अपने न्यूट्रिएंट्स को या खुराक को अंदर ले जाते हैं। जी, ये देखिए आपको यहाँ पर फ्लैजेलम के साथ ये जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये जो सुराख है, ये पेलिकल के अंदरूनी तरफ ये एक सुराख हम साइटोफेरेंक्स बोलते हैं। साइटोफेरेंक्स भी जो होता है डाइजेशन ऑफ फूड में होता है। ये हमारा माउथ लेक्चर होता है प्रोटोजोन के अंदर, जिसे साइटोफेरेंक्स कहा जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूल भी क्लियर हुआ, फीडिंग का ये प्रोसेस क्लियर हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, एंडोसाइटोसिस के जरिए, फिर हमने कहा माउथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो साइटोफेरेंक्स है। फिर इसके बाद हम ये बोलते हैं कि जब खुराक अंदर चली जाती है तो अंदर जाकर खुराक की डाइजेशन का तरीकाकार क्या है। जी, जिस तरह दूसरे यूकेरियोट्स के अंदर आपने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, जिनके पास बहुत सारे खुराक के डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ भी मेरे रब ने लाइसोसोम्स बनाए हैं। देखिए ये लाइसोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं, ये आजादाना तौर पर फ्रीली ये मूव कर रहे होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इनका काम क्या है, लाइसोसोम्स सर्कुलेटिंग होते हैं, ये कभी इधर कभी उधर, जहां जहां इनको जरूरत होती है एंजाइम्स देने की, ये वहीं वहीं मूव करके चले जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये लाइसोसोम्स है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखिए कि तकरीबन 40 किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इस लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं? जाहिर बात है जिस तरह की खुराक होगी उसी तरह के एंजाइम्स होंगे। प्रोटीएज होते हैं, लाइपेज होते हैं, इसके अलावा पेप्सिन वगैरह होते हैं। इस तरह के ये तमाम एंजाइम्स हमारे लाइसोसोम्स के अंदर, हम प्रोटोजोन के लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब खुराक हजम होती है तो क्या तरीकाकार है? लाइसोसोम हमारे ये जो फूड वैक्यूल है इनके साथ जाके ये मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने पर क्या होता है, लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स छोड़ते हैं। अपने एंजाइम्स छोड़ने के बाद जो है यहाँ पर खुराक को फिर डाइजेस्ट किया जाता है। जो ही खुराक डाइजेस्ट होती है, अब खुराक को डाइजेस्ट करने के बाद ये जो सर्कुलेटिंग लाइसोसोम्स हैं ये सारे प्रोटोजोन के अंदर घूमते रहते हैं और डाइजेस्टेड फूड भी प्रोवाइड करते रहते हैं। ये खुराक डाइजेस्ट करने का तरीका और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का प्रोटोजोन में तरीकाकार होता है। जी, यहां पर हम ये देखेंगे कि जब खुराक हजम हो गई तो अब क्या होगा। खुराक हजम होने के बाद ये जो डाइजेशन के लिए जो वैक्यूल काम कर रहे थे, जो फूड वैक्यूल्स काम कर रहे थे, अब ये क्या करेंगे कि इजेशन वैक्यूल्स बन जाएंगे। यानी जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल होगा उसको रिलीज करवाने के लिए ये फिर इजेशन जो है वो वैक्यूल्स बन जाएंगे। इजेशन वैक्यूल्स जो हैं वो वेस्ट मटेरियल जो हमारे प्रोटोजोन का होगा उसको रिमूव करने में हेल्प करेंगे। अब देखते हैं कि कहां से ये मटेरियल रिमूव किया जाएगा। यहां पर देखिए ये आपको पेलिकल के अंदरूनी तरफ, थोड़ा सा पेलिकल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ यहां पर एक आपको सुराख नजर आ रहा है। इसको साइटोपाइज से जो हमारे प्रोटोजोन का वेस्ट मटेरियल होता है इसको निकाला जाता है। यहां से वेस्ट मटेरियल जो है रिमूव कर दिया जाता है।
इस स्ट्रक्चर को हम साइटोपाइज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन है। प्रोटोजोन का सरफेस एरिया लार्ज होता है एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वॉल्यूम छोटा है, तो सरफेस एरिया जो है इनका ज्यादा होता है। इस वजह से इस सरफेस एरिया का इनको फायदा क्या होता है, ये जो लार्ज सरफेस एरिया है ये इन्वॉल्व होता है इन गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले में, और एक्सक्रीशन में ये शामिल होता है। और एक और चीज याद रखिएगा कि प्रोटोजोन के अंदर जो मोस्टली जो एक्सक्रीटेड मटेरियल है वो अमोनिया की सूरत में होता है। अब ये गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है इसमें डिफ्यूजन भी इन्वॉल्व होती है। डिफ्यूजन किसके जरिए, आपने देखा डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूजन का प्रोसेस भी इन दोनों प्रोसेसेस की हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज की और एक्सक्रीशन की। ठीक है बेटा, अब आइए हम इसको एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं टॉपिक को। सबसे पहली बात हमने पढ़ा कि पेलिकल क्या है। पेलिकल प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदरूनी तरफ जो लेयर है उसको हमने पेलिकल कहा। पेलिकल होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, रिजिड भी होती है, जो हमारे प्रोटोन को वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और इसको शेप भी देती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा दो तरह का है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो हमारे पास क्लियर और फिल्म होता है, और एंडोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है, उसमें ज्यादा फ्लूइड होता है, और ये खास किस्म की लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। हमारे प्रोटोजोन के कुछ प्रोटोजोन ऐसे हैं जिनमें ये लोकोमोशन में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। फिर हमने कहा टॉनिसिटी के बारे में। टॉनिसिटी किस तरह से है, जब मेरीन एनवायरनमेंट होगा प्रोटोजोन का तो तब इसकी कंडीशन आइसोटोनिक होगी, जब फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट होगा तो उस वक्त इसकी कंडीशन हाइपरटोनिक होगी। जो बाहर का वाटर होगा, फ्रेश वाटर, वो ऑस्मोसिस के जरिए इसके अंदर दाखिल होता रहेगा। हाँ, अगर पानी बढ़ जाएगा तो फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए इसको रिमूव किया जाएगा। फिर हमने देखा फीडिंग कैसे होती है। फीडिंग न्यूट्रिएंट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है, एंडोसाइटोसिस के जरिए होती है, और हमारे यहाँ एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस माउथ लाइक स्ट्रक्चर को हम साइटोफेरेंक्स बोलते हैं। यहाँ से खुराक की एंट्री होती है और खुराक एंटर होकर अंदर पहुंचाई जाती है प्रोटोजोन के, और बाज़ों का यहीं पर ही इसको जो है डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है, जब खुराक हजम हो जाती है या खुराक में जब हजम होना होता है तो उस वक्त जो किरदार अदा करते हैं वो लाइसोसोम्स हैं। और लाइसोसोम्स कैसे हैं, ये सर्कुलेटिंग लाइसोसोम्स हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इनका काम क्या है कि ये फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होते हैं, फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होकर खुराक को, जो हमारे प्रोटोजोन के अंदर खुराक दाखिल होती है उसको एंजाइम्स मुहैया करते हैं, और ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। इससे खुराक मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाती है। अब जो ही खुराक डाइजेस्ट हो गई, डाइजेस्ट होने के बाद यही लाइसोसोम्स, क्योंकि हमने कहा कि ये सर्कुलेटिंग लाइसोसोम्स हैं, तो ये हमारे प्रोटोजोन के अंदर दूसरे हिस्सों की तरफ डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट का किरदार अदा करते हैं। इसके बाद हमने ये कहा कि ये जो वैक्यूल्स थे, फूड वैक्यूल्स का किरदार अदा कर रहे थे। जब खुराक डाइजेस्ट हो जाएगी, खुराक के डाइजेस्ट होने के बाद ये इजेक्शन का किरदार अदा करेंगे, यानी एक्स्ट्रा जो मटेरियल है या अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने की हेल्प करेंगे। तो इस मकसद के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पेलिकल के अंदर की तरफ ये एक खास स्ट्रक्चर है जिसे साइटोपाइज कहा। इस साइटोपाइज से वेस्ट मटेरियल हमारे प्रोटोजोन का रिमूव किया जाता है। फिर हमने क्या कहा, गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए होती है।
इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम के निस्बत सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और इस सरफेस एरिया का फ़ायदा ये होता है कि ये सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, और हमारे प्रोटोजोन में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो अमोनिया की सूरत में रिमूव किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमने होमियोस्टेसिस इन प्रोटोजोन पढ़ लिया कि प्रोटोजोन इंटरनल जो एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनल जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने में वो हेल्प करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो नए आए मेरे चैनल पर कि आप तमाम लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ हम ज़ूलॉजी इसी तरह तरतीब से तमाम अपने फ़ाइला को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, और आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।